हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम टू लर्निंग विद पेस। तो आज हम क्लास 8 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक का 6th चैप्टर कर रहे हैं एंड द चैप्टर नेम इज़ अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और हमने इस चैप्टर को 2 भाग में डिवाइड किया और हमने ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। आज हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, अगर आपने वो नहीं देखा है ना, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो। ओके, तो प्रीवियस वीडियो पे जो मैंने लिंक दिया हुआ है वो इसी का ही फर्स्ट पार्ट है, तो आपको वो फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा और फिर इस पार्ट को देखना। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ा वो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि मिस्टर एंड मिसिज शिंदे, उनके घर पर चेन चोरी हो जाती है, जो चेन होती है मिसिज शिंदे की। इन दोनों हस्बैंड वाइफ को शक होता है अपनी मेड शांति पर, और फिर शांति को शक के आधार पर पुलिस ले जाती है, और फिर किस तरीके से कितने टाइम के बाद शांति को न्याय मिलता है, ये सब हमने देखा। और हमने ये जाना कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 4 मुख्य अधिकारी होते हैं जिनकी भूमिका हमने देखी: पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड जज। तो अभी हम थोड़ा इसको वाइडली पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम पहले पुलिस का रोल देखेंगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम? इन्वेस्टिगेटिंग का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, एग्जामिन करना या फिर जांच पड़ताल करना, ताकि सच और झूठ का पता लगाया जा सके। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस, कि पुलिस की क्या भूमिका है इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम, की एक अपराध की जांच पड़ताल करने में। दैट मीन्स कि अपराध की जांच पड़ताल करने में पुलिस की क्या भूमिका है, क्या उसका रोल है, उसके बारे में जानेंगे। One important function of the police is to investigate any complaint about the commission of a crime. Commission of the crime का मतलब है the act of committing a crime. That means कि जहाँ पर अपराध हुआ है, तो जो पुलिस है उसका एक इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि कहीं पर अगर अपराध की या क्राइम होने की शिकायत मिली है, उसको इन्वेस्टिगेट करना वहाँ जाकर, ठीक है, उसकी जांच पड़ताल करना। और कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत मिलना, ठीक है। तो अगर पुलिस को कहीं पर अपराध की शिकायत मिली है तो वहाँ जाकर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जाती है। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस। स्टेटमेंट होते हैं बयान, रिकॉर्ड होता है दर्ज करना, और विटनेसेस का मतलब होता है जो गवाह होते हैं। अब गवाह कौन होते हैं या विटनेसेस कौन होते हैं? द पर्सन हु हैज़ सीन और हर्ड और नोज अबाउट द क्राइम। दैट मीन्स कि वो इंसान जिसने अपराध होते हुए देखा है, सुना है या जानता है अपराध के बारे में, वो गवाह होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जनरल एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मार्केट प्लेस में किसी का मर्डर हुआ है, तो जो लोग वहाँ मौजूद थे उनको पता है कि किसने मर्डर किया, किस चीज़ के द्वारा किया गया, नाइफ़ का यूज़ किया गया या फिर गन का यूज़ किया गया है। तो जो वो वहाँ पर लोग मौजूद थे वो गवाह हो जाते हैं, और जब ये गवाह अपना बयान दर्ज कराते हैं पुलिस को, इसे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो इनके बयान कैसे होते हैं? ये अपनी बातें बताते हैं कि इन्होंने क्या क्या होते हुए देखा, कितने बजे क्या हुआ था। तो इस तरीके से क्राइम को पूरा ये डिस्क्राइब करते हैं गवाह। अब साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंसेस होते हैं, डिफरेंट काइंड के एविडेंसेस, जैसे कि अलग अलग जो सबूत मिलते हैं पुलिस को, उन्हें भी कलेक्ट करना ज़रूरी है। अब इन्वेस्टिगेशन में ये दोनों चीज़ें इसलिए ज़रूरी होती हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पुलिस एक ओपिनियन बना पाए कि एक्चुअल में क्या हुआ था, राइट, कि एक्चुअल में आरोपी कौन है। तो जो शक का दायरा है वो थोड़ा वाइड हो जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होती है ताकि पुलिस अपनी एक राय बना सके। इफ़ द पुलिस थिंक, अगर पुलिस को ऐसा लगता है दैट द एविडेंस पॉइंट टू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, दैट मीन्स कि अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि जो ये एविडेंसेस हैं, जो ये सबूत हैं, ये एक्यूज्ड पर्सन को सच में दोषी साबित कर रहे हैं, तो अब क्या करती है पुलिस? अब एक चार्जशीट फाइल करती है। चार्जशीट मतलब जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि आरोप पत्र तैयार किए जाते हैं उस पर्सन के खिलाफ, और उसे फिर कोर्ट में दर्ज कर दिया जाता है उस चार्जशीट को, और फिर मुकदमा चलता है। एट स्टेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, इट इज़ नॉट द जॉब
ऑफ पुलिस टू डिसाइड वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट। ये काम पुलिस का नहीं है ये डिसाइड करना कि एक पर्सन गिल्टी है या इनोसेंट है। बस पुलिस का काम क्या है, देखिए पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, राइट। इन्वेस्टिगेशन करके सारे गवाहों के बयान लिखना, फिर सबूत इकट्ठे करना, फिर जो एक राय है वो बन जाना, और फिर आरोप पत्र तैयार करना अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि हाँ जो आरोपी है उसने सच में क्राइम किया है, तो एक आरोप पत्र, एक चार्जशीट तैयार की जाती है, फिर उसे कोर्ट में सबमिट किया जाता है। पुलिस का काम सिर्फ इतना है, ओके। पुलिस ये डिसाइड नहीं करेगी कि इसको क्या सज़ा मिलेगी और ये सच में आरोपी है या सच में ये इनोसेंट है या निर्दोष है, ठीक है। तो ये डिसाइड करने का काम है सिर्फ और सिर्फ जज का। जज डिसाइड करते हैं वेदर द पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट। यू हैव ऑलरेडी रेड इन यूनिट 2 अबाउट द रूल ऑफ लॉ। आप ऑलरेडी रूल ऑफ लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पर दोबारा से करेंगे ताकि मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ और आप इजीली समझ पाएँ कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। रूल को हिंदी में कहा जाता है शासन, लॉ को कहा जाता है कानून, मतलब कानून का शासन। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाइए कि जब आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे इस देश में बहुत राजा आए, महाराजा आए, ब्रिटिशर्स आए। जब इनका रूल रहा, मतलब जब इनका शासन रहा, तो इनके हिसाब से देश चलता था, और जिस जिसका रूल होता है उस हिसाब से देश उसी इंसान के हिसाब से चलता है। तो इसीलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस अब यहाँ पर किसका रूल है, हमारे देश में रूल है लॉ का, कानून का। अब बात ये आती है कि जो कानून का शासन है, मतलब जो लॉ का रूल है, और जो पहले ब्रिटिशर्स, राजा या महाराजा का रूल रहा, इसमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए, एक तरफ है हम लॉ को रखते हैं, एक तरफ हम ब्रिटिशर्स को रखते हैं, और आर से यहाँ पर राजा महाराजा लगा लेना, एम से महाराजा लगा लेना, ठीक है। इन तीनों के जो रूल रहे हैं और जो लॉ का रूल रहा है, इसमें डिफरेंस ये है, देखिए लॉ के शासन में एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, कि सभी लोग इक्वल हैं, किसी के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें, राजा महाराजा की बात करें, तो इस टाइम पर बहुत भेदभाव होता था लोगों के साथ में, राइट। तो इन दोनों के रूल में ये डिफरेंस है कि कानून की नज़र में सभी लोग इक्वल हैं। अब कानून किसी के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, तो इसीलिए विच मीन्स इसी वजह से एवरीबडी और एवरीवन इज सब्जेक्ट टू अंडर द लॉ ऑफ लैंड। दैट मीन्स कि सब लोग कानून के अधीन हैं, सभी लोगों को कानून को फॉलो करना है। अगर फॉलो नहीं करोगे, यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस, आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ सकते। अगर आप एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए पनिशमेंट तैयार है। तो इसीलिए सभी लोग कानून के अधीन हैं। दिस इंक्लूड्स द पुलिस ऑल्सो। दैट मीन्स कि पुलिस भी इस कानून के अंडर आती है, इस कानून के तहत आती है, और पुलिस को भी ये लॉ एंड ऑर्डर मानने पड़ते हैं एंड फॉलो करने पड़ते हैं। Therefore, police investigation always have to be conducted in accordance with law. Accordance with law का मतलब है कानून के मुताबिक। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो सारी इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डेंस विद लॉ होनी चाहिए, मतलब कानून के मुताबिक होनी चाहिए। पुलिस कभी भी कानून नहीं तोड़ सकती, चाहे वो किसी को अरेस्ट कर रही हो या फिर किसी से पूछताछ कर रही हो या फिर जांच पड़ताल कर रही हो। तो पुलिस कभी भी कानून नहीं तोड़ सकती। क्यों? क्योंकि सभी लोग, हर एक व्यक्ति कानून के अधीन है और इसमें पुलिस भी आती है। तो पुलिस की मनमर्जियाँ नहीं चल सकती। तो जब पुलिस कोई भी कार्यवाही कर रही होती है तो वो कानून के मुताबिक होती है एंड विद फुल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। हर एक इंडिविजुअल के पास राइट्स हैं, मानव अधिकार है, तो उसका भी पुलिस को सम्मान करना पड़ता है, उन अधिकारों का सम्मान करना पड़ता है वाइल इंटेरोगेटिंग और वाइल डूइंग इन्वेस्टिगेशन। ओके, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन सम गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइंस बनाई हुई हैं जो पुलिस को फॉलो करनी पड़ती हैं। द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन। जब पुलिस किसी को अरेस्ट कर रही हो, मतलब गिरफ्तार कर रही हो, तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। या फिर किसी को डिटेंशन, दैट मीन्स किसी को हिरासत में ले रही है,
तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई हैं। एंड इंटेरोगेशन, दैट मीन्स जब किसी की पूछताछ कर रही होती है पुलिस, तो वो गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई हैं, राइट। तो मतलब पुलिस को भी अपनी जांच पड़ताल करते वक्त कानून को ध्यान में रखना पड़ता है एंड इन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई हैं। ओके, तो ये कब कब पुलिस को फॉलो करना पड़ता है? जब किसी को अरेस्ट कर रही हो, मतलब गिरफ्तार, या डिटेंशन, दैट मीन्स हिरासत में ले रही हो, या फिर इंटेरोगेशन, या फिर किसी से पूछताछ कर रही हो। द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और टू बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। जब पुलिस कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, मतलब किसी चीज़ की जांच पड़ताल कर रही हो, तो पुलिस को ये हक नहीं है कि वो किसी को टॉर्चर करे या फिर उसे मारे या फिर उसे शूट कर दे, उसे जान से मार दे। या तो कोई छोटा क्राइम हो या कोई बड़ा क्राइम हो, पुलिस किसी को ना मार सकती है, ना टॉर्चर कर सकती है, ना शूट कर सकती है जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हो। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन अ पर्सन, और ना ही पुलिस किसी भी पर्सन पर पनिशमेंट थोप सकती है फॉर अ पेटी ऑफेंसेस, चाहे वो छोटे से छोटा अपराध किसी इंसान ने किया हो, लेकिन पुलिस कभी भी किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकती, सज़ा नहीं दे सकती। तो ऐसी गाइडलाइंस पुलिस को फॉलो करनी पड़ती हैं। तो कहने का मतलब है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो मानव अधिकारों का ध्यान रखा जाता है। चाहे किसी ने कोई बड़ा क्राइम किया हो, छोटा क्राइम किया हो, पुलिस का ये अधिकार नहीं है कि वो उसे सज़ा दे, क्योंकि आखिर में वो है तो इंसान ही, और हम उस इंसान से उसके जो मौलिक अधिकार हैं वो नहीं छीन सकते, राइट। अब यहाँ पर पढ़ते हैं आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 22 है एंड जो क्रिमिनल लॉ है, ये फंडामेंटल राइट्स गारंटी करते हैं उस इंसान को जो इंसान गिरफ्तार हुआ है। मतलब प्रत्येक वो व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है उसके पास अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, और ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आर्टिकल 22 के द्वारा, एंड क्रिमिनल लॉ में ये गाइडलाइंस हैं, और ये मौलिक अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता, इनफैक्ट पुलिस भी नहीं छीन सकती है। और पुलिस को इन फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, या किसी इंसान को गिरफ्तार कर रही हो, हिरासत में ले रही हो, या पूछताछ कर रही हो। अब क्या क्या मौलिक अधिकार दिए गए हैं एक अरेस्टेड पर्सन को, वो देख लेते हैं। तो पहला क्या अधिकार है? द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। दैट मीन्स कि हर एक उस इंसान को जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है, तो गिरफ्तारी के समय उसे ये जानने का अधिकार है कि किस ऑफेंस के लिए, ऑफेंस मतलब किस कारण के लिए उसे सज़ा दी जा रही है, राइट, कि उसे किस वजह से सज़ा दी जा रही है, क्या क्राइम किया है उसने, ये जानकारी उस इंसान को देनी होती है। एंड जो सेकंड फंडामेंटल राइट है, द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, मतलब उस गिरफ्तार इंसान के पास ये अधिकार है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, कि जो उसे जब उसे गिरफ्तार किया गया है उस गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार रखता है। थर्ड जो राइट है, दैट इज़ द राइट नॉट टू बी इल्ट्रेटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी, मतलब जिस इंसान को गिरफ्तार किया गया है उसको अरेस्ट करने के टाइम पर, गिरफ्तारी के टाइम पर, या फिर जब उसे कस्टडी में लेते हैं, कस्टडी में लेना मतलब हिरासत में जब उसे लिया जाता है, तो पुलिस उस इंसान के साथ इल ट्रीटेड मतलब दुर्व्यवहार उसके साथ नहीं कर सकती है, ना ही उसको टॉर्चर कर सकती है, ना ही उसे मार सकती है, ना शूट कर सकती है। मतलब उसे किसी भी कीमत पर टॉर्चर नहीं किया जा सकता पुलिस के द्वारा। फोर्थ राइट है, कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज अ एविडेंस। दैट मीन्स कि जो भी कबूलनामा, कन्फेशंस का मतलब होता है कबूलनामा, तो जो भी कबूलनामा हिरासत के टाइम पर वो इंसान करता है, उस कन्फेशन को पुलिस एज अ एविडेंस यूज़ नहीं कर सकती अगेंस्ट द एक्यूज्ड। और ऐसा क्यों है? देखिए, कई बार क्या होता है कि पुलिस कस्टडी में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पुलिस के दबाव में जो वो इंसान जिसने वो क्राइम नहीं भी किया होगा ना, वो भी उस चीज़ के लिए हाँ भर देता है। क्यों? क्योंकि पुलिस का डर हो जाता है,
ठीक है, पुलिस के मारने पीटने का डर हो जाता है। तो इस वजह से जो इंसान ने वो क्राइम नहीं भी किया है तो वो पुलिस के डर की वजह से, उनके दबाव की वजह से हाँ भर सकता है। तो इसीलिए उस कबूलनामे को कभी भी एविडेंस के तौर पर पुलिस यूज़ नहीं कर सकती, और अगर करना भी चाहेगी तो कोर्ट उसे नहीं मानेगा, क्योंकि पुलिस के दबाव में आकर भी वो इंसान बहुत सारी ऐसी चीज़ें कबूल कर सकता है जो उसने नहीं किया हो। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है, अ बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज एंड वीमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। दैट मीन्स कि जो बच्चे 15 साल से कम उम्र के हैं एंड जो औरतें हैं उन्हें थाने में सिर्फ सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं सारे, ये अरेस्टेड पर्सन को दिए गए हैं और ये मौलिक अधिकार पुलिस भी उनसे नहीं छीन सकती। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये मौलिक अधिकार अरेस्टेड पर्सन को देने ज़रूरी हैं? यस, ये फंडामेंटल राइट्स हर एक अरेस्टेड पर्सन को देने ज़रूरी हैं। अब क्वेश्चन एक और आता है कि क्यों ज़रूरी हैं? तो उसका आंसर है कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स उसको नहीं दिए जाएंगे तो उसका परिणाम, उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि पुलिस की आर्बिट्रीनेस बढ़ने लगेगी, मतलब पुलिस की मनमानी बढ़ने लगेगी। और पुलिस की मनमानी किस तरीके से बढ़ेगी, आइए उनको भी जान लेते हैं। तो सोचिए, अगर फर्स्ट फंडामेंटल राइट अरेस्टेड पर्सन को नहीं दिया जाएगा तो दैट मीन्स कि पुलिस किसी को भी किसी भी क्राइम के लिए पकड़ सकती है। सेकंड फंडामेंटल राइट नहीं दिया जाएगा तो दैट मीन्स कि पुलिस उस इंसान को कितने भी टाइम तक अपने पास कस्टडी में रख सकती है। थर्ड फंडामेंटल राइट नहीं दिया जाएगा तो दैट मीन्स कि जो इंसान कस्टडी में है पुलिस के पास, उसके साथ बुरा व्यवहार हो सकता है, उसे मारा पीटा जा सकता है। और अगर फोर्थ फंडामेंटल राइट अरेस्टेड पर्सन को नहीं दिया गया तो दैट मीन्स पुलिस कुछ भी कन्फेस करा सकती है उस इंसान से और उसे एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश कर सकती है। अगर फिफ्थ फंडामेंटल राइट नहीं दिया जाएगा तो विमेन का और बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है। तो ये जो फंडामेंटल राइट हैं ये देने बहुत ज़रूरी हैं ताकि पुलिस की मनमानी ना बढ़े और हर एक इंसान के ह्यूमन राइट की रिस्पेक्ट हो। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट कंप्लीट करते हैं, आगे वाले टॉपिक को हम थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे। रीज़न ये है कि अगर मैं 15 मिनट से ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बना देती हूँ तो बच्चे कहते हैं कि मैम शॉर्ट बना दीजिए प्लीज़ और पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो जो इसकी फर्स्ट पार्ट है वो 39 मिनट्स की थी और बच्चों ने कमेंट किया कि मैम शॉर्ट वीडियो बना दीजिए। तो मुझे बहुत सारी वीडियोस पे ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब आगे से जो भी ये सिविक्स के चैप्टर बचे हुए हैं, रेस्ट चैप्टर जो भी हैं उनको हम पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। क्योंकि देखिए, मैं 15 मिनट में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट नहीं करा सकती क्योंकि सिविक्स में बहुत कुछ बताने के लिए होता है और एक एक लाइन समझाने की होती है। क्योंकि आपको पता है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं सिविक्स से, और 8th क्लास की सिविक्स तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और सीटेट वाले बच्चों के लिए तो ये मस्ट है, एक एक लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से इसको हम धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, राइट। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको कोई डाउट्स हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग।